हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने योग गुरु और पातंजलि ग्रुप के संस्थापक स्वामी रामदेव, और उनके साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गिरीश आहूजा जी। स्वामी रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर देखिए, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, बजट पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ना सीधे काम की बात पूछूंगा, मुद्दे की बात, और वो है सर, तिलहन उत्पादन के लिए स्वामी जी वित्त मंत्री ने एक नई पॉलिसी बनाने की बात कही है। अब स्वामी जी, दिक्कत ये है कि वो पॉलिसी क्या होगी वो कुछ खास बताया नहीं है सरकार ने। आपके हिसाब से ये पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कितना इसमें फंड होना चाहिए? क्योंकि सर 60% से ज़्यादा खाने का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बिल 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है, तो कैसी नीति हो सर, हम तिलहन में आत्मनिर्भर हों? स्वामी जी देखो दीपक भाई, प्रथम तो बजट के दो पहलू होते हैं। एक सरकार ने जो प्रोविजंस किए हैं, और दूसरे समाज के लोगों को अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करना है। तो सरकार क्या कर सकती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ, और इन सब चीजों के लिए जो बेसिक चीज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लेकर के ग्रामीण भारत को कैसे आगे लेकर के आना है। अब लोग सीधा सीधा कुछ पैसा दे दो, ऐसे खैरात से बांट दो, और भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है, इतने दुर्बल नहीं है, इतने बेबस लाचार नहीं है कि वो सरकार से कोई भीख मांगते हो। तो मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि अब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए आगे 25 सालों में हमें कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए एक रोड मैप आने वाले 25 सालों के लिए सरकार ने जो दिया है। अब इसमें राजनीतिक तौर पर पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे की आलोचना करता रहता है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खास करके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, पावर सेक्टर के लिए, हमारे सड़कों के लिए, डिफेंस के लिए अपने आप आत्मनिर्भर बनना, और जो कमजोर मुल्क है उनको भी सशक्त बनाना, और उनको भी जरूरत पड़े तो वो कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सके और अपने शत्रुओं से अपने आप को बचा सके। तो सरकार ने बड़ा काम किया है। अब रही बात आपने तिलहन की पूछी, तो ये सच है कि करीब 2 से 3 लाख करोड़ रुपए इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों को हमें देना पड़ता है, जो वैचारिक तौर पर भारत का विरोध करते हैं। अब उसमें क्योंकि एडिबल ऑयल में तो जो 2 बड़े नाम हैं, एक रुचि सोया पतंजलि और दूसरा अडानी विल्मर है, हम चाहते थे बहुत अरसे से कि भारत का एक भी पैसा बाहर न जाए एडिबल ऑयल के नाम पर। तो अब सरकार ने जो है सभी प्रकार के तिलहनों से लेकर के तैलीय जितने भी फसलें हैं, एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार ने पूरी कार्ययोजना तैयार की है, उसमें तेलों से लेकर के, सरसों से लेकर के, सोयाबीन से लेकर के और पाम ऑयल तक, तो एक बड़ी कार्ययोजना सरकार ने तैयार की है। तो मुझे विश्वास है आने वाले समय में इसके बड़े परिणाम आएंगे, और सभी दिशाओं से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस बजट से मदद मिलेगी। बाकी जैसे आपने अपने पहले प्रबोधन में कहा ही, टैक्स में तो जिन्होंने न्यू जो इनकम टैक्स कानून है उसका जिन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार करके दिया, करीब 3 लाख से 8 लाख जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बच्चे हैं जिनकी किताबें पढ़ते हैं पिछले 23 सालों से, 28 किताबें हर साल जो लिखते 5000 पेज की, और 4000 से ज्यादा जिन्होंने लेक्चर दिए, ऐसे हमारे गिरीश आहूजा जी भी साथ में है। तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन के बारे में तो वो स्वामी जी गिरीश सर से पूछ ही लेते हैं। गिरीश सर, आपका क्या टेक है सर? आम आदमी को कुछ नहीं मिला, ये मोटा मोटी जो सेंटिमेंट है, प्रतिक्रिया है, वो इसी तरह की आ रही है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आम आदमी चाह रहा था कि भाई होम लोन पर टैक्स है, उसमें रिबेट बढ़ा दो आप, है ना, इंश्योरेंस पर आप टैक्स रिबेट बढ़ा दो, टैक्स स्लैब भी बदल दो, कहीं से तो राहत दे दो, लेकिन सरकार ने उस तरफ देखा भी नहीं। क्या ये बड़ा मिस है गिरीश जी? तो उसमें कई लोग उसमें हट जाते हैं और वो टैक्स नहीं देते, उससे नुकसान होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि 5 लाख तक वैसे भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो वैसे ही रिबेट मिल जाती है।
तो अगर 2.5 का 3 भी कर देते, लेकिन उधर 5 लाख से ऊपर हो जाता टैक्स लगता है, तो सरकार को पैसा भी चाहिए और उनको वाइड कवरेज भी चाहिए। सारे के सारे लोग, ये नहीं है कि सिर्फ अमीर आदमी टैक्स दे और नीचे वाले को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। उन्होंने 5 लाख तक तो करीबन छोड़ रखा है, वो 5 भी नहीं है, और भी वो 6.5 भी हो जाता है अगर 1.5 लाख रुपए जमा करा लें और वो 80D कर ले तो 7 लाख तक भी माफ होता है। तो सरकार के पास स्कोप ही नहीं था कि उसको 2.5 लाख को बढ़ाने का, इसलिए वो वहां पॉसिबल नहीं था सर। लेकिन सबसे बढ़िया जो सरकार ने किया, जो वैसे फॉर्मलाइज नहीं था, वो जो कोविड का खर्चा था, अगर एम्प्लॉयर ने किया था तो वो परपोजिट नहीं माना, वो माफ कर दिया। अगर उसकी फैमिली के ऊपर किया वो माफ कर दिया। अगर एम्प्लॉयर ने, अगर किसी की डेथ हो गई और उसकी फैमिली को कुछ पैसा दिया, वो भी माफ कर दिया, पूरा का पूरा माफ कर दिया। और दूसरा, अगर कोई हम लोग आपस में किसी ने मिलकर फैमिली को, डिजीज की फैमिली को कुछ देना था, तो 10 लाख रुपए तक उसको भी माफ कर दिया। अगर 10 लाख रुपए तक होगा तो ये चीज अच्छी करी सरकार ने कि कोविड की वजह से कोई बेनिफिट दिया। तभी वो 80 डबल, आज जो आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, कोविड का तो अलग कर ही दिया उन्होंने इंतजाम, इसलिए उन्होंने ये नहीं दिया। लेकिन सरकार के पास स्कोप है ही नहीं सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उसके लिए बजट का इंतजार सरकार ने नहीं किया। जब जैसी राहत देनी चाहिए थी तब दे दी गई। बिल्कुल सही सर। स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी खास फोकस दिखा स्वामी जी आज सरकार का। MSP पर सरकार कह रही है कि 2.37 लाख करोड़ का खर्च हम करेंगे। ये पर्याप्त रहेगा स्वामी जी? देखो दीपक भाई, सरकार की जो नीयत है वो किसानों को आगे बढ़ाने की है। अब इसमें राजनीतिक तौर पर देखो, विपक्ष तो होता ही इसलिए है कि क्रिटिसिज्म कहाँ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मैं सुन रहा था कुछ विपक्ष के लोगों को कि इसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो ये बजट बनाए किसके लिए? कोई बजट कोई अमेरिका के लिए बनाया, कोई ये बजट कोई यूरोप के लिए बनाया है, ये कोई जो है कुछ कॉर्पोरेट हाउसिंग के लिए बनाया, भारत के लिए बजट बनाया। तो भारत के लिए जब बजट बनेगा तो भारत के गरीब, मजदूर, किसान, मजलूम, बेबस, लाचारों से लेकर के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो भारत में रहता है, तो एक भारत की सोच को लेकर के बजट बना है। तो भारत के और भारतीयों के लिए जो बजट बना है, तो जब देश आगे बढ़ेगा तो सभी आगे बढ़ेंगे ना। आज कोई देश यदि शक्तिशाली होता है तो उसका हर नागरिक आगे बढ़ता है। तो जहां तक किसानों का प्रश्न है, ये सच है कि किसानों के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, चाहे उनके बिजली के बिलों को लेकर के है, उनके फर्टिलाइजर्स को लेकर के है, उनके सीड्स को लेकर के, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अच्छी कीमत मिलने से लेकर के, किसानों के गांव के लोगों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ का। तो मैं मानता हूं इसमें तो थोड़ा सा लोग योग पर, आयुर्वेद पर, नेचुरोपैथी पर, अपने जो सनातन जो परंपरा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कोई बीमारी ना हो। जैसे हमारे अनिल सिंह भी साहब है, रोज 2 घंटा योग करते, तो उनको तो एक बार कोई गोली ही नहीं खानी पड़ती। आप जो है इतने युवा हैं, आपको मैं तो चाहता हूँ 100 साल तक ऐसे आप फिट रहें। तो ये जो बात कही जाती है कि किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया, ये खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है। और इस समय जबकि 5 राज्यों में चुनाव है, किसी भी तरह से वोट बैंक को फोकस करके किसी को पोलराइजेशन के लिए कोई बजट नहीं बनाया गया। ये सच में देखो, निष्पक्ष तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये आने वाले भारत के 25 वर्षों की आधारशिला बनाने वाला बजट है दीपक भाई। आपने सही कहा स्वामी जी, और आपने अनिल जी का भी जिक्र किया, मेरी हेल्थ का जिक्र किया। आपकी कृपा से हम दोनों फिट हैं, ठीक हैं, अपने ऊपर हम ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं। आपके जो बताई हुई चीज़ें हैं उनका हम पालन भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हेल्दी रहें। लेकिन सर, इस देश का आम आदमी कोरोना काल के बाद बीमार रहने लगा, उस पर स्वास्थ्य का बोझ आया। कहा यह जा रहा था कि आप स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाइए, GDP का 3% तो कर दीजिए, लेकिन सिर्फ 0.2% सर बढ़ा है। आप मानते हैं सर स्वास्थ्य में स्वामी जी कुछ खर्चा बढ़ा सकती थी सरकार? देखो, सरकार को ना स्वास्थ्य में कैसा सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए। खाली एलोपैथी के कुछ हॉस्पिटल बना देने मात्र से या कुछ मेडिकल कॉलेज बढ़ाने मात्र से देश का हेल्थ अच्छा हो जाएगा? देखो, 2 तरह से GDP बढ़ती है, अर्थव्यवस्था 2 तरह से बढ़ती है। एक तो आदमी बीमार हो जाए
बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल का अच्छा बिल बने, डॉक्टर का अच्छा बिल बने, मेडिकल स्टोर का अच्छा बिल बने, जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया है, उनका अच्छा बिल बने, आदमी जब शमशान में जाए तो वहां लकड़ी फूकने का बिल बने। ये जो नेगेटिव जीडीपी है, एक मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने 1 रुपए हॉस्पिटल को नहीं दिया, कोई दवा को नहीं दिया, कोई मेडिकल स्टोर वाले को नहीं दिया, कोई जो है जो ये ड्रग बनाने वाली मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों को नहीं दिया। मैंने मेहनत करके पुरुषार्थ करके इस देश में कम से कम, यदि उसको इक्विटी मार्केट की दृष्टि से देखे तो कम से कम 3 से 5 लाख करोड़ रुपए का एक नया आधार, नया बाजार खड़ा किया। आदमी जब वो पुरुषार्थ करता है तो मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाया जाए, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। और वो जैसे मैं आज एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आज रुचि सोया है, पतंजलि है, अभी तो अगले महीने आप ही के चैनल पर हम उसको अनाउंस करने वाले हैं कि अब रुचि सोया के आईपीओ आ रहा है, फिर पतंजलि का आईपीओ लेकर के आएंगे। हम एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट से लेकर के, मैंने और हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करें। इसको कहते हैं, ये पॉजिटिव जीडीपी है। तो पेड़ काटने से भी जीडीपी बढ़ती है क्योंकि उसकी कीमत मिलती है, और पेड़ लगाने से भी जीडीपी बढ़ती है। तो सरकार ने ये पेड़ काटने वाली जीडीपी नहीं, बढ़ाने वाला बजट नहीं बनाया, पेड़ लगाने वाली अलग अलग दिशाओं से, सभी दिशाओं से देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो एक बड़ी सोच चाहिए इसके लिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ऐसा बजट बनाया है। बाकी लोगों को हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारा सरकारी काम करेगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो हम कोशिश करेंगे कि देश के करोड़ों लोगों को योग से, आयुर्वेद से अपने जड़ों से जोड़े, उनको बीमारी ना पड़ने दें। और जो बीमार है, जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अलग अलग प्रकार के लाइफस्टाइल जेनेटिक डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ऑटोमेन डिजीज है, मेंटल डिजीज है, उन सबको ज्यादा से ज्यादा योग के साथ जोड़ेंगे तो देश को ये जो है, ये हेल्थ वाला खर्चा जितना बचेगा उतना वेल्थ को क्रिएट करने में खर्चा लगेगा। स्वामी जी, आपका योग तो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है योग आपकी वजह से। गिरीश सर, लेकिन आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा एलटीसीजी को लेकर। सर, इंडस्ट्री बार बार कह रही थी कि एलटीसीजी आप खत्म कर दीजिए, कब से आपने लगा रखा है। उसमें एक थोड़ा सा सुधार जरूर दिया है उन्होंने, लेकिन वो एचएनआईज के लिए ज्यादा है। तो एलटीसीजी क्यों सरकार वापस नहीं ले रही है, क्या मजबूरी है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो आपने कहा कि एसटीटी 6-7 हजार करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन क्या बात यह है कि हमने एक छोटे आदमियों के लिए 1 लाख रुपए तक एलटीसीजी हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, जो भी शेयर्स का होता है। ओनली 1 लाख के ऊपर वाले के ऊपर 10% टैक्स है। ये है। अब आप ये कहते हैं कि वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए था। अब पहले एलटीसीजी को जब हमने एग्जेम्प्ट किया तो लोगों ने इसको बहुत मिसयूज करा, मिसयूज करके उसकी एग्जेम्पशन लेते रहे, अगर बोगस की शेयर को भी लिए और 1 साल के बाद दिखा दिया कि वो बिक गए हैं और उससे एग्जेम्पशन हमें हो गई है। अब जो लिस्टेड शेयर्स को उन्होंने करा था कि एलटीसीजी पे हम आपको 10% टैक्स लगाते थे, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह को, जो बड़े वाले थे, क्योंकि सरचार्ज तो बड़े वालों को ही लगता है, 50 लाख से नीचे कोई सरचार्ज है ही नहीं है, 50 लाख के ऊपर 10% है और 1 करोड़ से ऊपर 15% था, लेकिन 2 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर 25 और 37% था। तो लोग ये कह रहे थे कि इतना ज्यादा टैक्स पड़ जाता है, तो इसके लिए आपको सरचार्ज को हमें कम करना है। तो सरचार्ज को कम करने के लिए क्या हुआ, सपोज कीजिए मुझे एक मकान बेचना है और मुझे 1 ही साल में वो मकान में आमदनी हो गई, कैपिटल गेन की, 2 करोड़ का बिका, 2.5 करोड़ का बिक गया, उसकी वजह से मेरी इनकम ज्यादा हो गई। उस साल मुझे सरचार्ज भी पूरा देना पड़ेगा ज्यादा सारी इनकम पर। तो इन्होंने इसलिए कहा कि कोई भी चीज बेचिए, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचिए, चाहे वो घर है, चाहे वो शेयर है, चाहे वो अनलिस्टेड के हैं या लिस्टेड के हैं, कुछ भी बेचिए, हम आपसे 15% से ऊपर सरचार्ज नहीं लेंगे। उनका सरचार्ज 15 से होगा जिनकी इनकम एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलाकर 2 करोड़ से ऊपर है। अगर 2 करोड़ से कम है तो सरचार्ज, 1 करोड़ से कम, 50 लाख से कम तो सरचार्ज है ही नहीं, 50 से 15 है। तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ और एओपी को फायदा हुआ। कंपनी फर्म वगैरह को सरचार्ज पहले ही डिफरेंट था, उनका ऐसा नहीं था। ये सिर्फ इनको, क्योंकि हमने ये पीछे सरचार्ज बहुत बढ़ा दिया था कि 2 करोड़ से ऊपर की आमदनी वाले को 25% लगा देंगे, 5 करोड़ की आमदनी वाले को 37 बढ़ा देंगे, तो वो 42.74% टैक्स लगता था नॉर्मल पे, और अगर वो 20% होता था वो 29% पड़ता था। इसलिए सरकार ने कहा कि कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अरेंज करिए, हम आपको सरचार्ज, जैसे डिविडेंड है,
डिविडेंड पे भी सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं होगा। इसी तरह इन्होंने बाकी आइटम पे भी कह दिया सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं होगा। नहीं वो तो जरूरत है जब 2 करोड़ से ऊपर की आमदनी हो, तो अदरवाइज तो बिल्कुल सर, ऐसा की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एलटीसीजी को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ आगे ज़रूर सोचे भविष्य में। बहुत सारी क्योंकि उम्मीदें हर बार रहती हैं बजट की। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आहूजा सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।